वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का एडिटोरियल डिस्कशन में। आज है 11 सितंबर 2023। तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन। आप सभी लोगों को पता है कि 9 और 10 सितंबर में इंडिया ने G20 की समिट को कंक्लूड किया। इसके ऊपर कई सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए गए हैं। 2 आर्टिकल्स तो द हिंदू में ही हैं। हालांकि वो दोनों आर्टिकल्स G20 की कंप्लीट इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करते, और यही कारण है कि जो हमारा पहला आर्टिकल G20 के बारे में होगा, हम उसमें 2 इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल्स का सहारा लेंगे और इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। हम इवेल्युएट करेंगे कि ये प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, इसके पीछे 4 कौन से महत्वपूर्ण कारण हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इंडिया ने कैसे अफ्रीकन यूनियन को G20 का एक परमानेंट मेंबर बना दिया। जो दूसरा आर्टिकल है वो भी मोरलेस G20 से ही एसोसिएटेड है। हालांकि ये आर्टिकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर बेस्ड है, तो हम इवेल्युएट करेंगे अलग अलग डायमेंशंस को। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। क्या अब जरूरत आन पड़ी है कि हम एक नए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लें? क्या इसके फायदे और क्या नुकसान हो सकते हैं? क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, और अगर है तो कैसे है? इन सभी चीजों को हम डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल में। जो हमारा चौथा आर्टिकल होगा वो क्रिप्टो एसेट्स के बारे में होगा। IMF ने अपने पॉलिसी पेपर में क्रिप्टो एसेट्स के बारे में क्या कहा, ये इंडिया का जो स्टैंड है क्रिप्टो करेंसीज एंड क्रिप्टो एसेट्स के ऊपर, उससे कैसे मेल खाता है। इन सभी बातों को हम इस आर्टिकल में डिस्कस और इवेल्युएट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये डिस्कशन। जो हमारा पहला आर्टिकल है वो G20 के बारे में है, एन अनफॉरगेटेबल प्रेसिडेंसी। आप इस मुद्दे को GS पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। G20 की समिट बहुत ही ग्रैंड रही। आप सभी को लग सकता है कि एक G20 की समिट ही तो थी, ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई। ऐसी समिट तो हर साल किसी न किसी देश में होती ही है। नहीं, G20 की ये समिट हिस्टोरिक थी और ग्रैंड थी। यहां पर G20 G21 बन गया और अफ्रीकन यूनियन एक नए मेंबर के तौर पे जुड़ गया। इंडिया मिडिल ईस्ट और यूरोप तक जोड़ने वाले एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का प्लान तैयार कर लिया गया, जिसे बहुत ही अर्जेंसी के साथ विद इन 2 मंथ इंप्लीमेंट करने का प्लान तैयार किया जाएगा। एनवायरमेंट को लेकर ग्रीन क्लाइमेट फंड में ब्रिटेन ने $2 बिलियन कंट्रीब्यूट करने का वादा किया, और इस तरीके से ब्रिटेन दुनिया का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन गया ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए। यही कारण है कि G20 की यह समिट बवाल रही, यानी कि ग्रैंड रही। आइए जानते हैं कुछ और बातें। G20 की प्रेसिडेंसी ने इंडिया के वेट और इन्फ्लुएंस को बढ़ा दिया कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में। इसने न केवल यह दिखाया कि इंडिया इतने बड़े ग्लोबल इवेंट को कन्वीन कर सकता है, बल्कि यह भी पोर्ट्रे किया कि इंडिया बड़ी ग्लोबल पावर्स के बीच में कंसेंसस बिल्ड कर सकता है। चाइना के प्रेसिडेंट सी जिनपिंग ने इंडिया की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए G20 के समिट में पार्टिसिपेट नहीं किया। व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ वॉर में उलझे होने की वजह से इस G20 समिट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। अच्छी बात यह रही कि इन दोनों के लिए किसी ने भी यहां पे आंसू नहीं बहाए, और इनके बिना भी G20 की समिट ग्रैंड रही। इसके पहले कि हम कुछ भी और डिस्कस करें, हमें जानना चाहिए कि G20 क्या है। यूं तो G20 के ऊपर सुमित सर ने एक बहुत ही बढ़िया सी वीडियो अपलोड की हुई है चैनल पे। आई विल रिकमेंड कि आप उसे देखें। आपको G20 की क्लियर कट इनसाइट वहां से मिल जाएगी। G20 की शुरुआत एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ होती है 1997-98 में, जब एशियन टाइगर्स कोलैप्स कर गए। ऐसा लगा कि इस प्रकार के फाइनेंशियल क्राइसिस को डील करने के लिए दुनिया को एक साथ आना होगा, और इसी के रिजल्टेंट 1999 में शुरुआत होती है G20 के आइडिया की। ये इनिशियली सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स के फोरम के तौर पे काम कर रहा था, जहां पे इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलपिंग इकोनॉमीज इकट्ठा होकर इकोनॉमिक और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के मुद्दे पर बातचीत करते थे। लेकिन जब सब प्राइम क्राइसिस आता है 2007-8 में, उसके बाद ये फैसला किया गया कि हमें इस ग्रुपिंग की लीडरशिप को और ऊपर ले जाना चाहिए। लीडर्स लेवल पर लेकर जाया गया G20 के इस पूरे फोरम को 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद, और अब हेड ऑफ द स्टेट या हेड ऑफ द गवर्नमेंट यहां पर मुलाकात करने लगे। 2009 में प्रीमियर फोरम फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के तौर पर G20 को डिक्लेयर कर दिया गया। G20 के जो लीडर्स थे वो अब रेगुलर बेसिस पे मुलाकात करने लगे, और इस लिहाज से ये ग्लोबल इकोनॉमिक कोऑपरेशन का एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया। G20 में 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन, और अब से इसमें एक अफ्रीकन यूनियन भी ऐड हो गया है। ये 19 देश हैं अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की और यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। इसके साथ ही साथ यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन। आप ध्यान दें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल एक ही देश है जो G20 का पार्ट है, एंड दैट इज साउथ अफ्रीका।
इसको लेकर हमेशा से ही कंसर्न रहता भी था। ये जो मेंबर्स हैं ये 85% दुनिया की जीडीपी, 75% इंटरनेशनल ट्रेड और 2/3 ग्लोबल पॉपुलेशन कवर करते हैं। ये जो G20 के मेंबर्स हैं इनकी मीटिंग के साथ साथ कुछ गेस्ट भी इनवाइट किए जाते हैं। इस साल जिन्हें इनवाइट किया गया है वो रहे बांग्लादेश, नीदरलैंड्स, ओमान, सिंगापुर, नाइजीरिया, स्पेन, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इजिप्ट और मॉरिशस। इसके अलावा कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी इनवाइट किए जाते हैं जैसे कि यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD, आसियान। इन्हें भी इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट किया जाता है। G20 में एक ट्रोइका का सिस्टम चलता है, मतलब पास्ट प्रेसिडेंट, प्रेजेंट प्रेसिडेंट और फ्यूचर प्रेसिडेंट का एक ग्रुप बनता है ताकि पॉलिसी में कंटिन्यूटी बनी रहे। जो प्रेजेंट में ट्रोइका वर्क कर रहा है उसमें इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील हैं। इसका मतलब यह है कि इंडिया के बाद ये प्रेसिडेंसी ब्राजील के पास जाने वाली है और फॉर्मली इंडिया ने ये प्रेसिडेंसी सौंप भी दी है। इसके बाद सारी जिम्मेदारी ब्राजील के ऊपर होगी। अब ये प्रेसिडेंसी इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट रही, इसके लिए मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट रीजंस बताता हूं। शुरुआत करते हैं पहले रीजन के साथ एंड दैट इज दिल्ली डिक्लेरेशन। दिल्ली डिक्लेरेशन में कंसेंसस बिल्ड करना इतना आसान काम नहीं था क्योंकि रशिया ने पहले ही ये हिंट दे दिया था कि अगर उनके खिलाफ यहां कुछ भी बात की गई तो वो इस डिक्लेरेशन को साइन नहीं होने देंगे। ये मुश्किल था क्योंकि अगर यूरोपियन पावर्स यहां पर इंक्लूड हो रही हैं तो वो यूक्रेन के मुद्दे को यहां पर इंक्लूड करना चाहेंगे। इंडिया ने बहुत ही सावधानी बरती। इसके पहले जो पास्ट G20 समिट हुई थी उसमें जो डिक्लेरेशन तैयार की गई थी उसमें यूक्रेन का नाम 44 बार था। जो दिल्ली डिक्लेरेशन का डॉक्यूमेंट है उसमें यूक्रेन का नाम केवल 4 बार लिया गया है। नॉन एग्रेशन, किसी की टेरिटरी को ऑक्यूपाई ना करना, न्यूक्लियर थ्रेट ना देना, इन सभी बातों का जिक्र करते हुए भी रशिया का नाम नहीं लिया गया। और यही कारण है कि रशिया और चाइना इस पर सहमत थे, लेकिन यूरोपियन पावर्स को लाइन पर लेकर आ पाना इतना आसान नहीं था। इस डॉक्यूमेंट के लिए इंडिया ने अपनी सूझबूझ से यूरोपियन पावर्स को इसके लिए कन्विंस किया और दिल्ली डिक्लेरेशन फाइनली साइन हो गया। यह बड़ी बात थी। दुनिया में ऐसे कितने देश हैं जो रशियंस, अमेरिकन, चाइनीज, सऊदीज और यूरोपियंस को एक साथ ला सकते हैं एक इतने लेंदी डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए, जो यूक्रेन वॉर और दुनिया के कई सारे ग्लोबल इश्यूज जैसे कि क्लाइमेट चेंज, जेंडर इक्वलिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन, टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग, ऐसे मुद्दों पर तैयार किए गए इतने बड़े डॉक्यूमेंट के ऊपर इतने सारे देशों को एक साथ लेकर आ पाना यह आसान काम नहीं था जो इंडिया ने किया। तो दिल्ली डिक्लेरेशन का साइन हो जाना एक बड़ी अचीवमेंट रही इंडिया के लिए इस ग्लोबल क्राइसिस के दौर में, और इसलिए यह समिट इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट रही। दूसरा कारण यह था कि 200 ऑड मीटिंग्स की गई पूरे देश में G20 के लिए। ये इंडिया की डाइवर्सिटी, कलर और जो इंडियन लोगों का जीनियस है उसको शो करती हैं ग्लोबल लेवल पे। सॉफ्ट पावर अब एक बहुत ही छोटा सा शब्द रह गया है। इंडिया ने अपनी पावर को इससे कहीं आगे बढ़ाया है। ये नोशन चेंज हो गया है। इंडिया को अब एक डेस्टिनेशन के तौर पे देखा जाता है डायलॉग्स और डिबेट्स के लिए, जहां पर कई सारे जो कॉन्टेंशियस इश्यूज हैं उनको डिस्कस किया जा सकता है। इंडिया को एक ऐसे देश के तौर पे अब देखा जाता है जहां पर ये देश आपस में बातचीत करके समझौता कर सकते हैं, और ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी को इनहेंस करता है। तीसरा कारण ये है कि जो न्यू दिल्ली की समिट रही, ये इंडिया को एक अल्टरनेटिव के तौर पे पोर्ट्रे करता है इन कंपैरिजन टू चाइना। इकोनॉमिक कॉरिडोर जो अभी प्रपोज किया गया है, जो कनेक्ट करेगा यूरोप को मिडिल ईस्ट और इंडिया से, ये काफी सिग्निफिकेंट है, जहां पे रेल और सी रूट्स का सहारा लिया जाएगा। G20 के लीडर्स काफी ज्यादा उत्साहित हैं, और यही कारण है कि केवल 2 महीनों का समय लिया गया है इसके प्लान को क्रक्स तौर पे चार्ट आउट करने के लिए। ऑल्दो अनडिक्लेयर्ड, लेकिन ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक अल्टरनेटिव माना जा रहा है, क्योंकि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने कई सारे देशों को डेट ट्रैप में फंसाया है। इससे कम्युनिकेशन बहुत इनहेंस हो जाएगा मिडिल ईस्ट, यूरोप और इंडिया के बीच में। सी लाइंस और बेहतर जो कम्युनिकेशन लाइंस है उनको स्टैब्लिश किया जा सकेगा, और जो ट्रेड है वो 40% तक इनहेंस होने की पॉसिबिलिटी है। ये बहुत ही मार्वेलस स्टेप होगा अगर इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को सक्सेसफुली कन्वीन किया जा सका तो। इस लिहाज से भी ये G20 की समिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रही। और फाइनली जो रियल पॉलिटिक रहा, रियल पॉलिटिक का कॉन्सेप्ट किसका है? इफ यू नो, बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया, वो रियल पॉलिटिक की बात करते हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में रियलिटी और प्रैक्टिकलिटी को इंक्लूड करना। इंडिया ने रियल पॉलिटिक के इस दौर में अपनी कोर वैल्यूज को रिटेन रखा और अपनी कंसाइंस को मेंटेन किया। हमारी थीम रही वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इससे हमने सिग्नल किया
कि भले ही दुनिया में प्रैक्टिकलिटी ग्लोबल पॉलिटिक्स में चल रही हो, लेकिन जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनकी वैल्यू कम नहीं होती। ये इंडियन हिस्ट्री के लिए एक डिफाइनिंग मोमेंट रहा, जहां पर हमने पूरी दुनिया के लिए एक फंडामेंटल्स तैयार किए। और इसके अलावा अफ्रीकन यूनियन की एंट्री, ये भी इंडिया की इस प्रेसिडेंसी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कारण रहे जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि G20 की समिट जो इंडिया में हुई ये हिस्टोरिक रही। अब आइए बात करते हैं अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के बारे में। इंडिया का ये जो मूव था अफ्रीकन यूनियन को G20 की मेंबरशिप में लाने का, ये इस साल के जून में तैयार किया गया। G20 55 कंट्रीज की एक ग्रुपिंग है जिसे 9 सितंबर को G20 का हिस्सा बना दिया गया। इस आइडिया को इसी साल जून में तैयार किया गया। जब ये बात की गई, देखिए ये जो बातचीत हुई थी ये एक्चुअली में अफ्रीकन यूनियन की कंट्रीज ने आपस में करी थी। वो कब थी उस पर हम चर्चा करेंगे, जहां पर उन्होंने डिमांड की थी कि जो अपकमिंग दिल्ली समिट है वहां पर उन्हें फुल मेंबरशिप G20 की ग्रांट कर दी जाए, और ऐसा हुआ भी। इसके पहले कि हम कुछ भी और समझें अफ्रीकन यूनियन की G20 में एंट्री को लेकर, हम समझते हैं अफ्रीकन यूनियन के बारे में। अफ्रीकन यूनियन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 55 कंट्रीज हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन को 9 जुलाई 2002 को बनाया गया। इसके पहले एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका नाम था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसे 1963 में बनाया गया था। हालांकि काफी लूज ऑर्गेनाइजेशन था, लेकिन बाद में इसने अफ्रीकन यूनियन का फॉर्म ले लिया 2002 में। अफ्रीकन यूनियन एक इंटीग्रेटेड, प्रॉस्परस और पीसफुल अफ्रीका की बात करता है जहां पर सभी लोग मिलकर रह सकते हों। अफ्रीकन यूनियन का जो सेक्रेटेरिएट है वो आदिस अबादा में है, इथियोपिया में। करेंटली ये ग्लोबल जीडीपी के तौर पे, या जो इसका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी है, वो 3 ट्रिलियन US डॉलर का है। और यहां पर 1.4 बिलियन लोग रहते हैं। कई सारे AU के यानी कि अफ्रीकन यूनियन के जो पीस कीपिंग मिशंस हैं उन्होंने अफ्रीका में पीस को मेंटेन किया है, और AU ने अपने डिप्लोमेटिक एफर्ट्स से अफ्रीका में एथनिक कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की भी कोशिश की है। ये सारी बातें तो AU के बारे में रही। अब बात करते हैं AU की G20 में एंट्री को लेकर। यह आइडिया तब ओरिजिनेट हुआ जब 2023 की जनवरी में वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, जहां पर ये 55 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं। यहां पर डिस्कशन किया गया आदिस अबादा में, इथियोपिया में, अफ्रीकन यूनियन के हेडक्वार्टर में, कि क्यों ना अफ्रीकन यूनियन की G20 में एंट्री को डिमांड किया जाए। और ये डिमांड न्यू दिल्ली आई क्योंकि इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। देखा जाए तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से केवल साउथ अफ्रीका ही G20 का पार्ट है, जबकि यूरोप के 5 देश G20 का पार्ट हैं। इसके अलावा EU अलग से है। US और फ्रेंच प्रेसिडेंट्स ने अफ्रीकन यूनियन की इस एंट्री को सपोर्ट कर दिया, और इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी में इसका मसौदा तैयार कर लिया। ये जो मूव था ये रिफ्लेक्ट करता है कि इंडिया कितना ज़्यादा इंगेज्ड है अफ्रीका के साथ। ये इंगेजमेंट आपको 2015 में हुए 3rd इंडिया अफ्रीका फोरम समिट में भी दिख जाएगा, जहां पे अफ्रीका के 40 हेड्स ऑफ द स्टेट्स ने पार्टिसिपेट किया था। अफ्रीका आउटरीच इनिशिएटिव जो इंडिया ने लॉन्च किया हुआ है, वहां पर मिनिस्ट्रियल लेवल पे सभी अफ्रीकन कंट्रीज के साथ बातचीत की जाती है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद भी पिछले 9 सालों के टेन्योर में कम से कम 10 अफ्रीकन कंट्रीज का दौरा किया है। इंडिया का जो स्ट्रक्चर्ड आउटरीच अप्रोच रहा अफ्रीका के लिए वो 2008 में शुरू हुआ, लेकिन चाइना ने यहां पे बढ़त हासिल कर रखी थी, क्योंकि चाइना ने ऐसा आउटरीच प्रोग्राम सन 2000 में ही शुरू कर दिया था, जब वहां पे जियांग जैमिन प्रेसिडेंट हुआ करते थे। जो चाइना का इनिशिएटिव है, एक फोरम है फोकैक, द फोरम ऑफ चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। उसके साथ ही जो चाइना है उसने अफ्रीका के साथ अपना इंगेजमेंट शुरू कर दिया था, इसीलिए चाइना हमसे काफी आगे भी रहा। लेकिन ये जो प्रेसिडेंसी रही इसमें इंडिया ने एक लीड जरूर ले ली है। अफ्रीकन यूनियन को G20 ग्रुपिंग में ले आना इंडिया की लीडरशिप क्वालिटी को इनहेंस करता है। ये इंडिया का जो एक एस्पायरेशन है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी मेंबरशिप का, उसको भी असिस्ट करेगा, क्योंकि आप एक झटके में 55 वोट्स कैटर कर रहे हैं। और यहां पर इंडिया ने अफ्रीका में चाइना के कंपैरिजन में एक लीड ली है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ये सारी बातें G20 की समिट के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, रीडबल एफर्ट्स टू रिड्यूस डिजास्टर रिस्क। आप इस मुद्दे को GS पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। देखिए G20 की जो समिट न्यू दिल्ली में अभी 10 सितंबर को कंक्लूड हुई, इसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली SDG समिट होने वाली है न्यूयॉर्क में अगले हफ्ते। दुनिया एक क्रिटिकल जंक्चर पे है। जो पहले
रिस्क इन्वायरमेंटल लेवल पे हमारे सामने आ रहे थे वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और हमारी उनके कम करने की कैपेसिटी बहुत ही कम है। हमने कई सारे शॉक्स फेस किए, जैसे कि कोविड-19 पैंडेमिक, वॉर्स, डेट क्राइसिस, फूड इनसिक्योरिटी। ऐसी कंडीशन में यह टेस्ट है हमारा कि हम इसे कैसे डील करेंगे। क्लाइमेट क्राइसिस, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। G20 वर्किंग ग्रुप जो अभी तैयार किया गया इंडिया के द्वारा, इंडिया की प्रेसिडेंसी में 2023 में इसे बनाया गया। इसका एम यह था कि हम डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर काम करेंगे और यही कारण है कि इंडिया ने कई सारे देशों के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करने का प्लान भी तैयार कर रखा है। डिजास्टर्स का बढ़ते जाना एक ट्रेंड हो गया है। पहले डिजास्टर्स कभी कभार आते थे और अब तो जैसे हमेशा ही आते रहते हैं। अभी हाल ही में एक अर्थक्वेक आया मोरक्को में, जिसमें अभी की जो जानकारी है उसके अकॉर्डिंग 2122 लोगों की जान जा चुकी है। यह बड़ा अर्थक्वेक है, इसकी इंटेंसिटी 6.8 की थी। इसके पहले जो इतना बड़ा अर्थक्वेक है मोरक्को में वो 1960 में आया था, तब वहां पे 12,000 लोगों की जान गई थी और उसके बाद ये सबसे बड़ा अर्थक्वेक है। पूरी दुनिया इस अर्थक्वेक से मोरक्को को राहत देने की कोशिश कर रही है। लेकिन जो इंसिडेंट्स हैं, चलिए हम इसे क्लाइमेट चेंज के साथ तो नहीं जोड़ पाएंगे और अर्थक्वेक में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी काम नहीं कर पाता है, लेकिन बाकी के जो डिजास्टर्स हैं उन्हें हम कहीं ना कहीं रोक भी सकते हैं, काउंटर कर सकते हैं। बैड न्यूज बहुत कॉमन हो गई है। सीवियर फ्लडिंग जो चाइना में हुई, यूरोप में और हवाई में जो वाइल्ड फायर्स लगे, और जुलाई जो सबसे गर्म महीना रहा, ये सब दिखाता है कि क्लाइमेट बहुत तेजी से बदल रहा है। और दिक्कत की बात यह है कि ये न्यू नॉर्मल बनता चला जा रहा है। हमें इसमें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। चीजें और भी ज्यादा खराब हो रही हैं। जो वल्नरेबल कंट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट फेस करती हैं, सबसे बड़ा प्राइस पे करती हैं, जबकि वो क्लाइमेट चेंज में सबसे कम कंट्रीब्यूट करते हैं। 50 देश सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। ये देश जो क्लाइमेट चेंज को लेकर वल्नरेबल हैं, ये डेट क्राइसिस भी फेस कर रहे हैं। इंडिया दुनिया की मोस्ट डिजास्टर प्रोन कंट्रीज में से एक है। हमें इस रियलिटी को समझना होगा। 2022 में इंडिया ने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को फेस किया। मानसून बहुत सीवियर रहा। इस साल भी आपने देखा कि जो नॉर्थ इंडिया है वो कई तरीके के फ्लड्स फेस कर रहा है। वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी हद तक बर्बाद हो चला है। क्या हमारे पास कोई सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स है। सोल्यूशन हमारे हाथ में ही है। हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमने एडेप्टेशन और मिटिगेशन के ऊपर काम करना होगा। एडेप्टेशन का मतलब है कि जो बदलती स्थितियां हैं हम उनमें खुद को ढाल लें। मिटिगेशन का मतलब है कि हम उन्हें रिजॉल्व करने की कोशिश करें। SDG बेस्ट ब्लूप्रिंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये रास्ता दिखाता है कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को काउंटर कर सकते हैं। पेरिस में जो हमने ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे रोकने का प्लान बनाया, वो हमारे काम आएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसे 2015 में तैयार किया गया, ये एक गाइडलाइन की तरह काम कर रहा है। हालांकि 8 साल सेंडाई फ्रेमवर्क को हो चुके हैं, लेकिन उसके इंप्लीमेंटेशन में प्रोग्रेस बहुत कम ही देखने को मिलती है। यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर स्टेट्स हैं उन्हें रेजिलियंस बिल्डिंग को और एक्सेलरेट करना होगा अर्जेंसी के साथ। कोविड-19 पेंडेमिक से हमने कई सारे लेसन सीखे। हमने समझा कि रिडक्शन, रेजिलियंस और एडाप्टेशन कितना जरूरी है। ये जो क्राइसिस है ये ना केवल हमारी वल्नरेबिलिटी को दिखाता है, बल्कि हमें यह भी दिखाता है कि हम कैसे एकजुट होकर ऐसे क्राइसिस को रिजॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए डिजिटल इनोवेशन। कंप्यूटर मॉडलिंग अगर हमारे पास हो, जैसे कि इंडिया ने कोविन डिजिटल वैक्सीन सिस्टम को डेवलप किया और वैक्सीनेशन को इंक्रीज किया, ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास होने चाहिए। एक और कारण है कि इंडिया ऑप्टिमिस्टिक रह सकता है। कारण यह है कि इंडिया के जो 28 स्टेट्स हैं सभी ने अपना खुद का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार किया। हाल ही में हमने मोर्टेलिटी को एक्सट्रीम वेदर इवेंट से काफी हद तक कम किया है, काफी हद तक। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो साइक्लोन्स के लिए हमने डेवलप किया है वो बहुत ही कारगर है और इसकी मदद से हमने साइक्लोन से होने वाली मौतों को 90% तक कम किया है पिछले 15 सालों में। हीट वेव एक्शन प्लान जो लोकल लेवल पे इंप्लीमेंट किए जाते हैं, उन्होंने हीट वेव से होने वाली मौतों को 90% तक कम कर दिया है। हाल ही में साइक्लोन बिपरजॉय जो गुजरात में आया, इसे डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे हम इफेक्टिवली अगर तैयारी करें तो हम मोर्टेलिटी को पूरी तरीके से खत्म कर सकते हैं, बिकॉज इसमें हमने 0 डेथ टोल अटेन किया। कई सारे तरीके हैं। इस दौरान देखिए कई सारी जो विमेन थी उनको जब साइक्लोन हिट एरियाज से दूसरी जगहों पर लेकर जाया गया था, हॉस्पिटल्स में, शेल्टर्स में, उन्होंने कई सारे बेबीज को जन्म भी दिया।
तो एक जॉय का एटमॉस्फेयर रहा कि साइक्लोन आया हुआ है लेकिन कोई भी डेथ नहीं हुई है और हम उसे बहुत अच्छी तरीके से काउंटर कर रहे हैं। ये जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है उसकी सक्सेस को पोर्ट्रे करता है। 15 फाइनेंस कमीशन जो इंडिया का रहा, उन्होंने डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग में रिफॉर्म के लिए भी एक सिग्निफिकेंट जो गाइडलाइंस है उनको इंट्रोड्यूस किया। 28.6 बिलियन हमने अलोकेट किए हैं नेशनल और स्टेट लेवल पे 5 सालों में डिजास्टर्स से खुद को रिस्पॉन्ड करने के लिए, रिकवर और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। इसका मतलब यह है कि हमने काफी हद तक खुद को तैयार किया है। इंटरनेशनल स्टेज पे इंडिया डिजास्टर रेजिलियंस और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहा है कोलेशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए। मतलब हम ऐसा इंफ्रा बनाएं जो डिजास्टर्स को काउंटर कर सकता हो। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एनडीआरएफ इंडिया में डोमेस्टिक लेवल पे डिजास्टर्स को काउंटर करता है, मदद करता है जब कहीं पर फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए या कोई भी और मिसहैपनिंग हो। तो हमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ताकि हम डिजास्टर्स को सही तरीके से हैंडल कर सकें? हमें सभी लेवल पे मिलकर काम करना होगा। हमें समझना होगा कि हमें डिजास्टर्स से लड़ने के लिए कैसा इंफ्रा बिल्ड करना है, हमें कहां इन्वेस्ट करना है और कैसे जीना है। कॉस्ट इफेक्टिव रिस्क रिडक्शन मेथड्स अगर हम ऑप्ट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा है अर्ली वार्निंग सिस्टम। हमें पहले से पता हो कि कौन सा रिस्क हमारे सामने है, फ्लड आने वाला है, साइक्लोन आने वाला है या फिर मानसून खराब होगा। हाँ, अर्थक्वेक पर यह अर्ली वार्निंग सिस्टम काम नहीं करता, लेकिन बाकी डिजास्टर्स काफी हद तक मैनेज किए जा सकते हैं। 24 आवर वार्निंग अगर हमें स्टॉर्म्स की मिलती रहे तो हम 30% तक डैमेज रिड्यूस कर सकते हैं। अर्ली वार्निंग सिस्टम के इतना इंपॉर्टेंट होने के बावजूद दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन के पास ऐसा अर्ली वार्निंग सिस्टम नहीं है। इसमें ज्यादातर देश लीस्ट डेवलप्ड हैं या डेवलपिंग आइलैंड्स हैं। हमारा अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि हम एक ग्लोबल मल्टी रिस्क वार्निंग सिस्टम डेवलप करें जो हर तरीके के हैजार्ड, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, टेक्टोनिक हो, टेक्नोलॉजिकल हो, उसके बारे में हमें पहले से जानकारी दे। हमें ग्लोबल डेटा कैपेबिलिटीज को इनहेंस करना होगा। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी में हमने इसी बात पर जोर दिया कि हम नॉलेज शेयरिंग करेंगे, ज्वाइंट डेटा इंफ्रा तैयार करेंगे और रिस्क एनालिसिस करेंगे। फाइनली हमें इस बात पर फोकस करना होगा कि कोई पीछे ना छूटने पाए। हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ाना होगा, ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को एक्सेप्ट करना होगा। G20 समिट में इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन की एंट्री के साथ ऐसा जो प्रयास है वो करने की कोशिश की और हम सक्सेसफुल भी रहे। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप जो इंडिया ने तैयार किया, ये एक अपॉर्चुनिटी है कि हम डिजाइन करें एक ऐसा फ्यूचर जहां पर हम ऐसे डिजास्टर्स के साथ विथस्टैंड कर सकें। जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा था, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स विल हैपन। एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे ही होंगे। हमें जरूरत है कि ये कम डेडली डिजास्टर्स में कन्वर्ट हों। ये पूरा मामला डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है कि क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। आप इस मुद्दे को जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हमने नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग तैयार कर ली है, तो क्या हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन भी चाहिए? क्योंकि जो अमेंडमेंट्स हैं वो इंडिया की चेंजिंग रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कई बार ऐसे सवाल उठाए जाते हैं। जो आइकॉनिक पुरानी बिल्डिंग थी उसमें 299 मेंबर्स हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बैठे और उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिनों का समय लिया और हमें एक बहुत ही बेहतरीन सा कॉन्स्टिट्यूशन बना के दिया। लेकिन अब हमारे सामने कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस अराइज होते हैं। क्या इंडिया एक नेशन है या फिर सिर्फ स्टेट्स का एक यूनियन? दूसरा कि क्या हमें खुद को इंडिया कहना चाहिए या हमें नाम बदलकर भारत रख लेना चाहिए, जैसे कि कंट्रोवर्सी चल रही है? क्या इंडिया के प्रीएम्बल में जो सोशलिस्ट वर्ड है वो अभी भी रिलेवेंट है? और चौथा कि बेसिक स्ट्रक्चर का आर्गुमेंट क्या अभी भी लॉजिकल है? ऐसे कई सारे सवाल हमारे सामने आते हैं। अब मामला यह आता है कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दें। जो कहते हैं ना बदलें, वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो जानता है कि उसमें कब और कौन सा बदलाव चाहिए। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सच में एक लिविंग डॉक्यूमेंट है? और है तो कैसे है? सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स का एक स्ट्रक्चर है और ये कुछ कंस्ट्रेंट्स है जो इंपोज किए जाते हैं पॉलिटिकल डिसीजंस के ऊपर ताकि सरकार मनमानी ना कर सके। अब लिविंग डॉक्यूमेंट का क्या मतलब हुआ? लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन के 4-5 पैर हैं उस किताब के और वो चलता है, या कॉन्स्टिट्यूशन की जो बुक है वो सांस लेती है। ये नहीं मतलब है लिविंग डॉक्यूमेंट का। लिविंग डॉक्यूमेंट का मतलब ये है
कि सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से चेंज होना जानता है। फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ये बात कही जा सकती है कि ये सिचुएशंस को समझता है और सोशल चेंजेस को अकोमोडेट कर सकता है। अमेंडमेंट प्रोसेस में जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इसे और ज्यादा रिलेवेंट बनाती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लगातार इवॉल्व कर रहा है। इंडिया जैसी एक डेमोक्रेसी में जहां पे प्रैक्टिसेस और आइडियाज समय समय पे बदलते रहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक और डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है, वहीं दूसरी ओर जो प्रैक्टिसेस इवॉल्व हो रही हैं उन्हें भी अकोमोडेट कर लेता है। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है तो कैसे है? क्या हमारे पास इसके सबूत हैं? ऑफ कोर्स हैं। पहला 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम कई बार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कई सारे हिस्से अमेंड किए गए, जैसे कि प्रिएम्बल, डीपीएसपी, जुडिशियल रिव्यू, इमरजेंसी प्रोविजंस, एंटी डिफेक्शन लॉ और इलेक्शन कमीशन। दूसरा पॉइंट बनता है बेसिक स्ट्रक्चर, जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट है, जिसके तहत कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स चेंज नहीं किए जा सकते, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक फ्रेमवर्क है वो मेंटेन रहे। जुडिशरी ने इसे केशवानंद भारती जजमेंट में 1973 में इवॉल्व किया। फंडामेंटल राइट्स को समय समय पे तैयार किया जाता है इवोल्यूशन के नजरिए से, जैसे कि केस पुथुस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बना दिया। रिजर्वेशन को समय समय पे मॉडिफाई और एक्सपेंड किया जाता रहा है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आया 1987 में। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे राइट टू क्लीन एनवायरमेंट को फंडामेंटल राइट मान लिया। आर्टिकल 370 को जब एब्रोगेट किया गया तो उसने भी नए सोशल चेंज को ही एक्नॉलेज करने का काम किया, जहां पे जो स्पेशल ऑटोनॉमस स्टेटस था जम्मू एंड कश्मीर का, उसे एब्रोगेट कर दिया गया। और इसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 2019 में एक संशोधन किया। अक्सर डिस्कशन एंड डिबेट्स होते रहते हैं। यहां से तो हमें समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो चेंजेस होते हैं उनको अकोमोडेट कर लेता है, लेकिन फिर भी डिस्कशंस एंड डिबेट्स होते रहते हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अलग अलग एस्पेक्ट के ऊपर कि क्या हमें इसे पूरी तरीके से रिप्लेस करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए। हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन लाना चाहिए, इसके पीछे कई सारे कारण बताए जाते हैं। पहला कारण कि हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को कई बार चेंज किया है। इतने सारे चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ही लेकर आ जाएं तो। 1974 से 76 के महज 3 सालों के भीतर ही इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 अमेंडमेंट कर दिए गए, जबकि अमेरिका के 230 सालों के इतिहास में केवल 27 बार संशोधन हुए हैं। इनमें से 10 तो कॉन्स्टिट्यूशन के उनके बनने के साथ ही 1791 में ही हो गए थे। मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे अमेंडमेंट नहीं करने पड़ेंगे अगर हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट कर लें। इंडिया को एक नेशन डिस्क्राइब करने वाले कई सारे एलिमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी हैं, जैसे कि डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, सोशल जस्टिस, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो क्यों ना हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ऑप्ट करके इसे फॉर्मली रिकॉग्नाइज कर दें कि इंडिया एक नेशन है। सोशलिस्ट वर्ड जो हमारे प्रिएम्बल में है वो बहुत ऑब्सोलीट, पुराना हो चुका है। 1991 में जब हमने एलपीजी पॉलिसी को ऑप्ट किया तो सोशलिस्ट आइडियाज डाइल्यूट हो गए। क्यों ना हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना के इसे रिकॉग्नाइज करें। ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है और लार्जली अनरेड है। लोग इसे पढ़ नहीं पाते क्योंकि बहुत बड़ा है। कॉन्स्टिट्यूशन में इंटरेस्ट लेने वाली दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है यूपीएससी वालों की। पहली ऑफ कोर्स लॉ वालों की है, और ये जो दूसरी सबसे बड़ी प्रजाति है यूपीएससी वालों की, इनसे लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी जा रही। तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे? तो कोई इसे पढ़ता नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा है ना। छोटा होता तो लोग पढ़ते। और यही कारण है कि सरकार इसे मनमाने तरीके से कई बार एक्सप्लेन भी कर ले जाती है। अगला पॉइंट है कि ये कॉलोनियल लीगेसी को रिप्रेजेंट करता है, जहां पे गवर्नमेंट मास्टर और आम जनता सर्वेंट बन गई है। ऐसा तो ब्रिटिशर्स किया करते थे और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमें उसकी झलक मिलती है। तो क्यों ना हम अपने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बदल के एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं। अगर हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो हमारी कंटेम्प्रेरी वैल्यूज और एस्पायरेशंस को पोर्ट्रे करेगा। दुनिया 1950 के बाद बहुत बदल गई है। हमें अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए जो नए चीजों को अकोमोडेट कर सके, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंसर्न, LGBTQ+ राइट्स और जो इवॉल्विंग नोशन है जस्टिस और इक्वलिटी के, उनको भी। तो नया कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा सौदा हो सकता है। कई सारे लोग आर्ग्यू करेंगे कि नया कॉन्स्टिट्यूशन एक अच्छा ऑप्शन है, हालांकि कई सारे आर्ग्यूमेंट्स इसके अगेंस्ट में भी हैं। वो आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं? जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट किया और इसके स्कोप को एक्सपेंड किया और हमेशा कॉन्टेम्प्रेरी चैलेंजेस को मीट किया, जैसे कि नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 का आया, जिसमें कंसेंशुअल होमोसेक्सुअल एक्टिविटी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। हम इससे देख रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्टिंग नीड्स को पूरा कर रहा है, तो हमें नया कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए ही क्यों?
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट समय समय पर होते रहते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पॉलिसी, एंटी डिफेक्शन लॉ, नए फंडामेंटल राइट को इंट्रोड्यूस करना। ये दिखाते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही फ्लेक्सिबल है और कॉन्टेम्परेरी नीड को पूरा करता है। तो क्यों चाहिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का नॉर्थ स्टार है, जो डायरेक्शन देता है इंटरप्रेटर्स को और इंप्लीमेंटर्स को, रास्ता दिखाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए, ये इनफ स्कोप देता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी नीड्स को पूरा करे। हिस्टोरिकल वैल्यूज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले वो लोग थे जिन्होंने हमारे देश को आजाद करवाने की लड़ाई लड़ी और उनके आइडियाज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। हमने अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को स्क्रैप किया तो हम इस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को खो देंगे। सोसाइटल एक्सेप्टेंस और कंसेंसस, जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बनाया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बनाया, वो बहुत ही रेस्पेक्टेबल लोग थे। उन्होंने जिस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया उसे पूरे भारत ने हाथों हाथ लिया। क्या आप वैसा कंसेंसस आज बिल्ड कर पाएंगे? इंडिया जैसी प्लूरलिस्टिक और डाइवर्स सोसाइटी में अब एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए तो लोग उसे एक्सेप्ट करने को ही राजी नहीं होंगे। रिसोर्स और टाइम कंसिडरेशन, आपको बहुत समय लगाना पड़ेगा और पैसे खर्च होंगे नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करने में। अच्छा होगा कि आप पॉवर्टी, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए इस पैसे को खर्च करें, बजाय इसके कि अपनी एनर्जी और पैसा लगाएं एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करने में। वे फॉरवर्ड, इंडिया या फिर भारत, अगर ये नाम बदलना है तो आपको केवल आर्टिकल 1 में अमेंडमेंट करना होगा। इसमें कुछ खास टेक्निकल ग्लिचेस नहीं है, तो दोनों ही नाम स्पेसिफिक हैं, जो जैसे भी यूज हो रहा है हो सकता है। स्पेसिफिक एरिया ऑफ कंसर्न फिर भी हमारे लिए बने हुए हैं कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशन में कब कौन से अमेंडमेंट की जरूरत पड़ती है। वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि हम एक्सपर्ट कमेटी बनाएं, वो कमेटी देखे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कैसे अमेंडमेंट की जरूरत है, क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। जैसा कि सन 2000 में बनाई गई नेशनल कमीशन टू रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाली कमेटी ने किया था, नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ने किया था, वैसा ही कमीशन हम फिर से बना सकते हैं। हमें एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को स्ट्रेंथन करना होगा, जैसे कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, जेंडर इक्वलिटी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। एक्सट्रीम पोजीशन अगर हम लें किसी भी मुद्दे पर, वो थ्योरेटिकली सही हो सकता है और आइडियोलॉजिकली अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन हमें यह चाहिए कि हम अपने एक्सट्रीम व्यूज को थोड़ा मॉडरेट करें और एक कॉमन मिनिमम ग्राउंड पे रीच करके प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ग्रैब करें। तो ये तो सारा मामला रहा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल क्रिप्टो एसेट्स के बारे में है। आप इसे जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड ने अभी एक पॉलिसी पेपर रिलीज किया, जिसकी रिक्वेस्ट इंडिया ने अपनी G20 प्रेसिडेंसी के लिए की थी, और उन्होंने जो आउटराइट बैन है क्रिप्टो एसेट्स का, उसके अगेंस्ट में रिकमेंडेशन दी। मतलब साफ है, हम क्रिप्टो एसेट्स को रेगुलेट करें, ना कि बैन करें। ध्यान दीजिए, इंडिया ने 2018 में एक ड्राफ्ट स्कीम तैयार की थी जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने तैयार की थी, और हमने वर्चुअल करेंसीज को बैन करने की बात की। RBI ने भी बैंक्स को रेस्ट्रेन किया कि वो क्रिप्टो करेंसीज में डील ना करें। सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इस डिसीजन को रिवर्स कर दिया और यह सजेस्ट किया गया कि हम एक लाइसेंसिंग रिजीम तैयार करें क्रिप्टो एसेट प्लेटफॉर्म्स के लिए, ताकि हम इन एसेट्स को एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और काउंटर टेररिस्ट फाइनेंसिंग स्टैंडर्ड के एम्बिट में ला सकें। तो कुल मिला के मामला यह है कि क्रिप्टो एसेट्स को बैन करने की बजाय हम उन्हें रेगुलेट करें, ज्यादा अच्छा होगा। एक नई शुरुआत, एक नया डिस्कशन शुरू हो गया इस रिकमेंडेशन के बाद क्रिप्टो एसेट्स को लेकर। इसके पहले कि हम आगे बढ़ें, हमें जानना चाहिए क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। क्रिप्टो करेंसीज बैंक इंडिपेंडेंट डिजिटल करेंसीज होती हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करती हैं। इस टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन कहा जाता है। ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? महेश आपके बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर हैं, आई नो, मैं उनकी बात नहीं करता, मैं बात करता हूं महेश की वाइफ सुनीता के बारे में। महेश ने अपनी वाइफ सुनीता को बताया कि जब वो छींके तो उन्हें ऐसा लगा कि उनके मुंह से एक चिड़िया का पंख जैसा कुछ निकला। उन्होंने कहा कि वो ये बात किसी को ना बताएं, लेकिन सुनीता से बर्दाश्त नहीं हुआ और सुनीता ने अपनी सहेली को यह बात बता दी कि महेश जब छींके तो उनके मुंह से चिड़िया के पंख जैसा कुछ निकला। सुनीता की सहेली ने अपने हस्बैंड को बात बताई कि महेश जब छींके तो उनके मुंह से एक चिड़िया का पंख निकला, और उनकी जो हस्बैंड थे उन्होंने अपने दोस्तों को बात बताई कि महेश जब छींके तो उनके मुंह से चिड़िया, बत्तख, कबूतर और मोर निकले। मिस इन्फॉर्मेशन ऐसे ही फैलती है। इंफॉर्मेशन जब एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो चेंज हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाती है। लेकिन क्या हो कि इंफॉर्मेशन जैसी एक जगह से निकल रही है वैसी ही दूसरी जगह पर जाए। यही बेसिस है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। यहां पर इंफॉर्मेशन
डिसरप्ट नहीं होती, डिस्टॉर्ट नहीं होती और सभी के लिए सेम रहती है। आप अगर कभी गूगल डॉक पे काम करें तो आप एक गूगल डॉक बनाइए, उस पर कोई चीज़ लिखिए और उसे अपने 5 दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब आप यहाँ इस गूगल डॉक में जो भी चेंज करेंगे वो इन सभी 5 दोस्तों को दिखेगा और 5 दोस्तों में कोई भी कुछ भी चेंज करेगा वो सभी के लिए विजिबल होगा। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ऐसे ही काम करती है, ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज होती है। कुछ कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल इक्वेशंस को सॉल्व करके, जिसके लिए बहुत हैवी कंप्यूटर्स की जरूरत होती है, बिटकॉइंस, एथेरियम, रिपल और लिटिकॉइन जैसे डिजिटल करेंसीज को जनरेट किया जाता है। अब इनका जो ट्रांजैक्शन होता है वो सभी के लिए इक्वली विजिबल होता है। इससे ये ट्रांजैक्शन बहुत ही ट्रांसपेरेंट हो जाता है और डिसेंट्रलाइज हो जाता है। ये थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर्स पर रिकॉर्ड हो जाता है जिसे कोई चेंज नहीं कर सकता और यही डिसेंट्रलाइजेशन इसे खतरनाक बनाता है। अब क्रिप्टो एसेट्स को अगर फाइनेंशियल इकोसिस्टम में लेके आए तो क्या इंप्लीकेशंस होंगे, क्या नुकसान हो सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी इससे अफेक्ट होगी। मॉनेटरी पॉलिसी जो सेंट्रल बैंक तैयार करता है वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे इन क्रिप्टो एसेट्स को और सेम इंपैक्ट फिस्कल पॉलिसी के ऊपर भी होगा। फिस्कल रिस्क बढ़ जाएगा क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर ज्यादा एक्सपोज हो जाएगा ऐसी करेंसीज को लेकर जो टैक्स रिजीम के बाहर आती हैं। इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग देश इन क्रिप्टो करेंसीज को अलग अलग तरीके से डील करते हैं। रेगुलेटरी इश्यूज भी आएंगे। आप इन क्रिप्टो करेंसीज को कैसे रेगुलेट करोगे? कुछ जुरिस्डिक्शन में क्रिप्टो एसेट्स को नॉन कंप्लायंस पे देखा जाता है, वहां पर डोमेस्टिक रेगुलेशंस काम करते ही नहीं है, कुछ जगहों पे करते हैं। तो हम इन्हें कैसे रेगुलेट करेंगे? हम इस रेगुलेटरी गैप को कैसे फुलफिल करेंगे? लीगल रिस्क भी रहेगा। जो क्रिप्टो एसेट्स होते हैं उन्हें ऑफिशियल करेंसी या लीगल टेंडर का स्टेटस अगर हमने दिया तो मैक्रो क्रिटिकल लीगल इश्यूज आ जाएंगे। कई सारी कंट्रीज ऐसी करेंसीज को रिकॉग्नाइज नहीं करती, तो फिर वहां पर आप कैसे ट्रेड करोगे इनसे? जैसे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और एल सल्वाडोर हैं, उन्होंने तो उनको लीगल टेंडर मान रखा है, लेकिन अल्जीरिया और बोलीविया ने साफ बोल रखा है कि हमारे यहाँ इलीगल है। बाकी देश अभी भी कंसिडरेशन में है, इंक्लूडिंग इंडिया। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी की बात करते हैं तो देखिए इनका नेचर बहुत ही सिडोनोमस है। ग्लोबल रीच और स्पीड बहुत तेज है, इसीलिए जो मनी लॉन्ड्रिंग है और टेरर फाइनेंसिंग है उसमें इन करेंसीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो करेंसीज है ना, ये इंटीग्रिटी भी नहीं रखती। नेशनल टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिस्क असेसमेंट के अकॉर्डिंग जो यूएस की अथॉरिटीज हैं उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है कि कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जहां पे टेरर ग्रुप्स इन वर्चुअल एसेट्स का सहारा लेते हैं अपनी एक्टिविटीज को फाइनेंस करने के लिए। मार्केट इंटीग्रिटी भी खतरे में पड़ती है क्योंकि रेगुलेशन होगा नहीं इन क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, तो आप इसे कैसे रेगुलेट करोगे? एनवायरमेंटल रिस्क भी आएगा। हर साल 38 किलो टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है इन क्रिप्टो करेंसीज को जनरेट करने में, और ये बिजली भी बहुत ज्यादा खाते हैं। तो हम क्या करें? अगर हम इन क्रिप्टो एसेट्स को मेन स्ट्रीम में लेकर आना चाहते हैं तो हमें मॉनेटरी सॉवरेनिटी और स्टेबिलिटी पर फोकस करना होगा। हम ऐसे फ्रेमवर्क और पॉलिसीज को तैयार करें कि इन क्रिप्टो एसेट्स को रेप्लिकेट करना आसान ना हो। हमें रोबस्ट मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज चाहिए और क्रेडिबल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क चाहिए ताकि क्रिप्टो करेंसीज इन्हें डिसरप्ट न कर पाएं। हमें कैपिटल फ्लो वोलेटिलिटी को भी समझना होगा। हमें ऐसे स्टेप्स लेने होंगे कि काउंटर फाइनेंसिंग टेररिज्म को हम रोक सकें। जैसे हम एक्चुअल करेंसी में रोकने की कोशिश करते हैं वैसे ही हम क्रिप्टो करेंसीज में भी रोकने की कोशिश करें। हमें फिस्कल रिस्क एड्रेस करने होंगे और अनएम्बिगुअस जो टैक्स ट्रीटमेंट है उसको भी रेगुलेट करना होगा। अगर हम लीगल टेंडर बनाना चाहते हैं इन क्रिप्टो करेंसीज को तो हमें इसे सही तरीके से आइडेंटिफाई, एनालाइज और डिस्क्लोज करना होगा। फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और रेगुलेशन भी जरूरी है। FATF के स्टैंडर्ड्स जो नॉर्मल करेंसी पे लगते हैं वो इन क्रिप्टो करेंसीज पर भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो ये सारी बातें तो हमने क्रिप्टो एसेट्स के बारे में देखी। अब आइए तो MCQs देखते हैं। G20 कॉमन फ्रेमवर्क UPSC प्रीलिम्स 2022 का क्वेश्चन है, 2 स्टेटमेंट है। ये इनिशिएटिव G20 ने इंडोर्स किया पेरिस क्लब के साथ। ये इनिशिएटिव लो इनकम कंट्रीज को अनसस्टेनेबल डेट के लिए सपोर्ट करता है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? वैसे इसका जवाब सी है। दो के दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि 4 ऑप्शंस में से 4 कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जो G20 का पार्ट हैं? सही ऑप्शन ए है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। मीन्स का क्वेश्चन एक आपके लिए है। जो G20 की प्रेसिडेंसी है उसने इंडिया को वेट और इन्फ्लुएंस दिया है ग्लोबल पॉलिटिक्स में। इंडिया के रोल को इवेल्युएट करिए ग्लोबल साउथ में G20 समिट जो 2023 में हुई इसके सिग्निफिकेंट अचीवमेंट को हाईलाइट करते हुए। तो ये तो रहा मेंस का क्वेश्चन। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पर रोकते हैं विद द होप कि आपको ये सेशन बढ़िया लगा और मजेदार लगा। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में फिर से। थैंक यू वेरी मच।